हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी पढ़ रहे थे, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो लोअर होता है अकॉर्डिंग टू प्योर सॉल्वेंट। तो जो ये डिफरेंस आता है वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट के और उस सॉल्यूशन के, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो इसका रेशो होता है इसे बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार। ये टर्म आपकी लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और अगर हम इसको पी नोट से दोबारा डिवाइड कर देते हैं तो ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो रोल्स लॉ पे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू उनके क्या होता है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू में x1। ये इक्वेशन आपकी वही रोल्स लॉ की डेफिनेशन वाली है। तो यहाँ से आपकी ये आ गई। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से हम जो मोल फ्रैक्शन है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर ले जाओ, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करो, आपको पता है कि x1 और x2 हम प्लस कर दे तो वो क्या आता है, 1 के इक्वल आता है। यानी दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम ऐड कर दे तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया, दोनों में से 1 माइनस कर दिया। पी एस बाई में पी नोट है, 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस x1 आ गया। तो अब ये किसके इक्वल आ गया आपका, पी नोट माइनस पी एस बाई में पी नोट इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है आपका, x2 के इक्वल है। और x2 आगे किसके इक्वल है, n2 बाई में n1 प्लस n2 के इक्वल है। तो इस तरह से यह आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बनता है। आगे आता है आपका थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं एक डाइल्यूट सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन और उसके वेपर के बीच में। तो ये एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन ले ली हमने, सोल्यूशन और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है आपका। ये जो आपकी स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की, इसमें अगर पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल की बात करूँ सॉल्वेंट के, तो हम लेकर चल रहे हैं μ1, जो कि किसके इक्वल होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट का और ये वेपर फेज का सॉल्वेंट के। ठीक है, इस तरह से हम लेकर चलेंगे। ये दोनों क्या है आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में इक्वल हो गए, यहाँ से लेकर चल रहे हैं हम। तो हमने इसको क्या किया, आपका इनका जो चेंज है वो भी क्या आएगा आपका, सेम आएगा, मतलब इक्वल आएगा आपका। ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन जो केमिकल पोटेंशियल है सॉल्वेंट का वो किस तरह से दिया जाता है, ये भी इक्वेशन आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस में आर टी एल एन एक्स। ये वाली इक्वेशन भी हम थ्रू आउट चैप्टर बहुत बार पढ़ चुके हैं। केमिकल पोटेंशियल की एक तरीके से डेफिनेशन लगा लो, इक्वेशन लगा लो, ये है। तो यहाँ पर आप पुट कर दें अपनी ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो डी इसका तो वो कर लो, डिफ्रेंशिएशन कर लो एक तरीके से, डी लगा दो, चेंज लगा दो। तो यहाँ से इस तरह से ये चीज़ है आपकी, ये क्या आएगी, ये जो आपका ये है ये किसके इक्वल आएगा, इस पर क्या कर दो आप, लोग की और डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये डी x1 बाई में x1 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आपका ये जो dx1 है ये यहाँ पर भेज दीजिए। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो आपका चेंज इन केमिकल पोटेंशियल बाय में चेंज इन आपका पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, पार्शियल मोल फ्रैक्शन है जो कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी बाय में x1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो केमिकल पोटेंशियल है सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन के अंदर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टेम्परेचर, प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के। तो यहाँ से केमिकल पोटेंशियल, ये जो ये चीज़ है इसको सिर्फ यहाँ पर लिखा गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये इसका फंक्शन है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में जो आपकी इक्वेशन 5 है वो किस तरह से काम करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर को तो उड़ा दो, ठीक है, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन आपकी इसके इक्वल आ जाएगी। यहाँ से आपकी ये जो ये वाली इक्वेशन है और जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इनको कंपेयर करो। इनको कंपेयर करोगे तो आपका क्या आएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, मतलब ये आपस में इक्वल है।
ये वाली टर्म सेम है और ये आपस में ये भी एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से कंपैरिजन करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। उसके बाद जो आपका केमिकल पोटेंशियल है एक सॉल्वेंट का वेपर फेज के अंदर, वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का सिर्फ। अभी तो हम सॉल्वेंट का लेकर चल रहे थे सॉल्यूशन वाले में, अब हम किस में लेकर चल रहे हैं, वेपर फेज में लेकर चल रहे हैं। तो वेपर फेज में आपका किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का सिर्फ। तो इस तरह से फंक्शन लिख लीजिए इसको, केमिकल पोटेंशियल को, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का। उसके बाद आपका ये स्मॉल चेंज की लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर आप लेकर चलेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा आपका। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन में आपकी ये भी चीज़ होती है, मतलब आपका चेंज इन केमिकल पोटेंशियल बाय में पार्शियल प्रेशर आपका एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आता है, आपका वॉल्यूम के इक्वल आता है। देयरफॉर आपकी जो इक्वेशन 8 है वो क्या बनती है, तो उन दोनों इक्वेशन को भी कंपेयर करो और आपकी ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। अगर मैं बहुत सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूँ तो आपके ये जो V⁻1 है वो V1 के इक्वल आ जाएगा, द मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जो आपका आइडियल सॉल्यूशन अगर इक्विलिब्रियम में हो वो उसके वेपर फेज के साथ, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो आपका जो V है वो किसके इक्वल होगा, RT बाय में P। तो आपको पता है ना PV इज इक्वल टू RT आइडियल वाली। तो इस तरह से ये आपके यहाँ से V निकाल लिया, आपके यहाँ पर ये आ जाएगी। तो जैसा कि हमें पता है इक्वेशन 9 से आपकी V1 में पुट कर दो आप, यहाँ से ये इसमें पुट कर दो ये वाली चीज़, तो आपकी इक्वेशन 9 ये बन जाएगी। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम आपका ये है, एक आपकी ये आ गई, बस जो आपने दो इक्वेशन निकाल ली है ना, एक तो यहाँ पर ये 7 वाली ये कंपेयर करके अभी निकाल ली सॉल्यूशन वाली सॉल्वेंट के, और आपने जो वेपर फेज वाली अभी ये निकाल ली है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। ये जो आपकी अभी दो निकाल लिया, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपकी ये आ जाएगी। यहाँ से RT वाले फैक्टर कट जाएंगे, आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो X2 और X1 है वो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपके, जिसमें कि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी लगती हैं। तो आपको पता है अगर दो कंपोनेंट है आपके पास, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन आप प्लस करोगे तो 1 के इक्वल होगा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, अगर इन दोनों का आप स्मॉल चेंज लोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, और यहाँ से dx1 इज इक्वल टू माइनस dx2 के इक्वल आ जाएगा। तो बस इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 11 ये आई थी यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन ये इस तरह से बन जाएगी। अब आपकी ये इक्वेशन इंटीग्रेशन के लिए तैयारी हो गई है, तो फिर अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन में आपका जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से X2 मॉलिक्यूल तक है। X2 की बात कर रहे हैं तो इसकी लिमिट कहाँ से ली है, 0 से X2 तक ली है, और यहाँ पर प्योर से कंपोनेंट तक हमने ली है। तो बस इसका आगे आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन तो आता ही है, ये लॉग के टर्म में आ जाएगा, यहाँ से भी ये लॉग के टर्म में आ जाएगा, या फिर आप इसको यहाँ से दोनों के दोनों लॉग काट दो तो ये वाली आपकी इसके इक्वल आ जाएगी। बस यहाँ से आपका ये रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ जाएगी। यही हमने लेकर चलना था। आगे मोल फ्रैक्शन जो X2 की है वो किसके इक्वल आती है, N2 बाय में N1 प्लस N2। तो ये आपकी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बस यही हमें प्रूव करना था कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। इसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी सेम आपकी वही सेम इक्वेशन लो, ठीक है। यहाँ से बस प्रूव कर दो कि ये आपका क्या है, यहाँ इस पे ये डिपेंड तो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पता ही लग रहा है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से इसका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ से बस N1 की वैल्यू W1 बाय में M1, वेट बाय में मोलिकुलर मास आपका, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह से N2 का बस ये दोनों ले लो और इस इक्वेशन में पुट कर दो रिलेटिव वाली में। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती जाएगी, और ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
आगे आता है आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है ताकि हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेज़र कर सके, वो क्लासिफाइड है दो में, स्टैटिक मेथड और डायनामिक मेथड पे। ये आपके डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर मेथड, स्टैटिक मेथड। इस मेथड में क्या आपका डिफरेंस लेते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, यानी P0 माइनस PS की हम बात कर रहे हैं। ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर है। यहाँ पर एक तरफ आपका सॉल्वेंट लेकर चल रहे, एक तरफ सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं आपका। ये यहाँ पर वैक्यूम है आपका, और हमने क्या किया, आपका जो मैनोमीटर है वो किससे फिल किया है? आपका लो डेंसिटी लिक्विड से हमने मैनोमीटर ये रहा आपका फिल कर दिया है। तो अब जो आपका प्योर सॉल्वेंट है ये एक बल्ब में होगा और दूसरे में आपका सॉल्यूशन है। तो अपरेटस इस तरह से आपका होगा, जो कि हम थर्मोस्टेट में कांस्टेंट टेम्परेचर में करेंगे। ये यहाँ पर बताया गया ही है आपका। तो ये आपकी एक तरीके से बस सेटअप है, एक्सप्लेन नहीं की गई है वर्किंग वगैरह, बस बताया गया कि इस तरह से ये होता है। ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका वेपर प्रेशर नोट कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका ओसवाल्ड एंड वोकस मेथड, या फिर जिसको डायनामिक मेथड और ट्रांसपिरेशन मेथड भी आप बोल सकते हैं। इस मेथड को हम गैस सैचुरेशन मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि वाइडली यूज्ड होता है मेजरमेंट के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। तो ये आपका इस तरह से ये वाला एपरेटस है जो कि शो किया गया है, जिसमें एक सेट ऑफ बल्ब्स आपके लिए गए हैं। देखिए ये रहे, और यू शेप्ड कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब्स ली गई हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम, आपका जो वेट है बल्ब्स का वो किसकी वजह से है? ये जो बल्ब्स हैं, ये जो आपके, इनका वेट है जो किसकी वजह से? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की वजह से। और जो कैल्शियम क्लोराइड है वो भी हम यहाँ पर ये इस तरह से यू ट्यूब्स में लेकर चल रहे हैं। तो जो आपका सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है बल्ब्स में, वो भी एक थर्मोस्टेट में है आपका, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मेंटेन्ड टेम्परेचर में रहे। और हम क्या करते हैं, इनमें एक ड्राई स्टीम ऑफ ड्राई एयर पास करते हैं। और फाइनली बाद में हम क्या करते हैं, आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या करता है, सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे हवा पास होती रहेगी सॉल्यूशन से, जो अमाउंट है वेपर प्रेशर की वो एब्जॉर्ब होती रहेगी सॉल्यूशन के अंदर, जब तक आपका जो प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए वेपर प्रेशर के, सॉल्यूशन के। तो एज अ रिज़ल्ट जो आपका जो सॉल्यूशन का जो वेट है वो लॉस हो जाएगा बल्ब्स में से। तो आपका जो लॉस है वेट का बल्ब सॉल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS, यानी वेट आपका किसके प्रोपोर्शनल है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। तो यहाँ से आपका इस तरह से अगर हमने सॉल्वेंट बल्ब के लिए लेकर चलना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपके P0 माइनस PS के। यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की और यहाँ पर सॉल्वेंट की, तो इस तरह से इनका भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ से जो दो इक्वेशन आई है इसको कंबाइंड कर ले और टोटल लॉस ऑफ वेट आपका जो सॉल्यूशन बल्ब में से और सॉल्वेंट बल्ब में से हुआ है वो आ जाएगा W1 प्लस W2 प्रोपोर्शनल टू PS प्लस P0 माइनस PS। तो यहाँ से ये P0 के इक्वल आ गया। तो जो हमारा दोनों का जो वेट लॉस है प्लस में, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? डायरेक्टली P0 के आपका आ गया। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन नंबर 17 है और ये जो 19 है, इसको डिवाइड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा? आपका W2 बाय में W1 प्लस W2 इज इक्वल टू आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ प्रेशर। ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और आपका जो वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास दो और बचते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग और फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे।